गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपको 3 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूं। चलिए देखते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या कहती है। फ्रेंड्स, आज कुछ रेखाएं देशों के बीच में जो हैं वो न्यूज़ में हैं। जैसे कि पहली है डूरंड रेखा। जो डूरंड रेखा है फ्रेंड्स, जो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं, इधर है अफ़गानिस्तान और इधर है पाकिस्तान। इन दोनों के बीच ये जो रेड लाइन है, ये है आपकी डूरंड रेखा जो रेड कलर की है। तो ये फ्रेंड्स अफ़गानिस्तान और चूँकि पाकिस्तान के बीच की है। तो अभी फ़िलहाल जो है, आप लोगों को जैसा कि पता है, तालिबान ने काबुल पर सत्ता हथिया ली है। तो अब उसने कहा है कि डूरंड रेखा को खारिज कर दिया। जैसे ही उसने सत्ता को हथियाया, यानी वहाँ पर उसकी सत्ता आई, तो उसने कह दिया कि मैं जो है डूरंड रेखा को नहीं मानता। उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए एक इस्लामिक कट्टरपंथ के साथ पश्तून पहचान को भी मजबूत किया है। उसके चलते वर्ष 2007 के आतंकवादी हमले ने देश को हिला कर रख दिया था। फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारी ये न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आगे चलते हैं कुछ इस प्रकार से नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मैकमोहन रेखा। जैसे कि फ्रेंड्स आप मानचित्र में देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर जो मैकमोहन रेखा है, वो चीन और आपके अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो येलो कलर की लाइन दिख रही है, वो आपकी मैकमोहन रेखा है। और इस तरह से ये येलो कलर का जो लाइन है, ये मैकमोहन रेखा है। इसे ब्रिटिश भारत सेना के अधिकार लेफ्टिनेंट कर्नल सर आर्थर हेनरी मैकमोहन, जो कि ब्रिटिश भारत में एक प्रशासक भी थे, के नाम से प्रसिद्ध है। मैकमोहन रेखा एक सीमांकन है जो तिब्बत और उत्तर पूर्व भारत को अलग करती है। इसे कर्नल मैकमोहन द्वारा 1914 के शिमला सम्मेलन में तिब्बत, चीन और भारत के बीच की सीमा के रूप में प्रस्तावित किया गया था। यानी फ्रेंड्स, ये ब्रिटिश भारत में सेना अधिकारी रहे लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल सर आर्थर हेनरी, जिनका शॉर्ट नेम मैकमोहन के नाम पर रखा गया है। और ये एक सीमांकन यानी सीमाओं को निश्चित करने के लिए तिब्बत और उत्तरी पूर्व भारत को अलग करती है। इसे कर्नल मैकमोहन द्वारा 1914 के शिमला सम्मेलन में यानी तिब्बत, चीन और भारत के बीच में इसे प्रस्तावित किया गया था। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके विषय में आप सभी लोग वैसे जानते हैं, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये फ्रेंड्स, इसका स्थापना जब भारत देश आज़ाद हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उस वक्त सभी देशों में बड़ी अफरा तफरी थी, बहुत सारी समस्याएं थी। तो इसका जो इस संस्था का जो स्थापना है, वो विश्व बैंक के साथ हुई थी। फ्रेंड्स, भारत को 12.57 बिलियन यानी नवीनतम विनिमय दर पर लगभग 17.86 बिलियन डॉलर के बराबर के विशेष आहरण यानी SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। फ्रेंड्स, जो आप ये देख रहे हैं SDR, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी S का स्पेशल, D का मतलब होता है ड्राइंग और R का मतलब होता है राइट। फ्रेंड्स, जो IMF है वो SDR के माध्यम से आपको उधारी लेने का यानी आहरण करने का अधिकार देता है या राइट प्रदान करता है। तो जिस भी देश का SDR ज़्यादा होता है, उसे ज़्यादा मात्रा में IMF से लोन प्राप्त हो सकता है। अब भारत की कुल SDR होल्डिंग्स जो है 13.66 बिलियन हो गई है। फ्रेंड्स, जानते हैं थोड़ा सा SDR के विषय में। फ्रेंड्स, जो SDR है, सदस्य देशों का मतदान अधिकार सीधे उनके कोटे से संबंधित है। IMF अपने सदस्यों को IMF में उनके मौजूद कोटे के अनुपात में सामान्य SDR आवंटन करता है। SDR ना तो मुद्रा है और ना ही IMF पर का दावा, बल्कि यह IMF के सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के एवज में SDR का आदान प्रदान किया जा सकता है। SDR IMF और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के खाते की इकाइयों के रूप में कार्य करता है। SDR की मुद्रा कीमत का निर्धारण
अमेरिकी डॉलर में मूल्यों को जोड़कर किया जाता है, जो बाजार विनिमय दर मुद्राओं की एसडीआर बास्केट पर आधारित होता है। फ्रेंड्स, जो मुद्राओं के एसडीआर बास्केट में होते हैं वो अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रिनमिनबी 2016 में शामिल हुई है। और एसडीआर मूल्य के का दैनिक मूल्यांकन अवकाश को छोड़कर जिस दिन आईएमएफ व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बंद होता है, यानी एसडीआर का जो मूल्य है वो रोजाना चेंज होता है जिस दिन कार्य दिवस होता है आईएमएफ का। एवं मूल्यांकन बास्केट की समीक्षा तथा इसका समायोजन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। कोटा को एसडीआर में इंगित किया गया है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार और विदेशी मुद्रा संपत्ति के अलावा अन्य एसडीआर भी शामिल हैं। आईएमएफ द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट, सबसे पहली रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यानी वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। दूसरी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये 2 रिपोर्टें आईएमएफ जारी करता है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि हमारी है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। फ्रेंड्स, एजुकेशन के लिए यानी कोई भी स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उससे ये नाम बिल्कुल परिचित है होगा, क्योंकि जो आप लोग पुस्तकें पढ़ते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, सभी लोग कहते हैं एनसीईआरटी की पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये वही संस्था है जो एनसीईआरटी पुस्तकों को तैयार करवाती है और उन पर रिसर्च करती है। 1 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का 61वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद 1 सितंबर 1961 को भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संगठन है जो कि स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने तथा उन्हें सुझाव देने का कार्य करता है। एनसीईआरटी और इसकी घटक इकाइयों का मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय स्थापित करना, पाठ्य पुस्तक, संवाद पत्र तथा अन्य शैक्षिक सामग्रियों का निर्माण करना एवं उन्हें प्रकाशित करना, शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन करना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जबकि इसकी कई घटक इकाइयां देश के अन्य हिस्सों में स्थापित हैं। एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए भी एक कार्यान्वयन एजेंसी है। एनसीईआरटी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय एवं वार्ता करता है और अन्य विकासशील देशों के शैक्षिक कर्मियों को भी विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है। फ्रेंड्स, अगली न्यूज़ है हमारी यू ब्रीथ लाइफ एयर प्यूरीफायर। ये एक तरीके से एयर प्यूरीफायर है जो हवा को शुद्ध करता है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक जीवित पौधा आधारित एयर प्यूरीफायर यानी यू ब्रीथ लाइफ विकसित किया है, जो इंडोर स्थानों में हवा को शुद्ध करने की प्रक्रिया को मजबूत करता है। ये इंडोर स्थान अस्पताल, स्कूल, कार्यालय या घर हो सकते हैं। आईआईटी रोपड़ की स्टार्टअप कंपनी अर्बन एन लेबोरेटरीज, जिसने यह प्रोडक्ट विकसित किया है, का दावा है कि यह दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर है जो हवा को ताज़ा और शुद्ध बना सकता है। यह प्रौद्योगिकी हवा को शुद्ध करने वाले प्राकृतिक पत्तेदार पौधे के माध्यम से काम करती है। कमरे की हवा पत्तियों के संपर्क में आकर मिट्टी जड़ क्षेत्र में पहुंच जाती है, जहां अधिकतम प्रदूषण फिल्टर मौजूद होते हैं। एयर प्यूरीफायर यू ब्रीथ लाइफ के लिए जिन पौधों का परीक्षण किया गया उनमें पीस लिली, स्केन और स्पाइडर प्लांट शामिल हैं। परीक्षण के परिणामों से पता चला कि यू ब्रीथ लाइफ का उपयोग करने के बाद 15 मिनट के भीतर 150 वर्ग फुट के कमरे के आकार के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 311 से गिरकर 39 पर पहुंच गया। इसके अलावा यह प्यूरीफायर किसी विशिष्ट क्षेत्र में ऑक्सीजन भी बढ़ाता है, जिससे सांस लेने की समस्या से पीड़ित मरीज को काफ़ी मदद मिल सकती है। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में यदि आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर करें। फ्रेंड्स, देखते हैं यूनेस्को के विषय में न्यूज़ लेते हैं। यूनेस्को जो कि विश्व धरोहरों को व्यवस्थित करता है, तो देखते हैं क्या है इसका। यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना चाहता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। यह पेरिस, फ्रांस में स्थित है।
प्रमुख इसकी कुछ पहले हैं, जैसे मानव और जैव मंडल कार्यक्रम, विश्व धरोहर कार्यक्रम, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, रचनात्मक शहरों का नेटवर्क, एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर। तो इस प्रकार की जो चीज़ें जो विश्व धरोहर हैं उनको ये संरक्षित करता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर योर फ्रेंड्स दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।